यहाँ पर हम एप्स के एक बहुत बड़े कबीले को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर जंगल में रहता है और ये सब लोग जंगल में ठीक उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से हमने सीजर के टाइम पर रहते हुए देखा था। इसके आगे हम अपनी कहानी के एक मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है नोआ। नोआ भी इन्हीं सारे एप्स का मेंबर है जो कि जंगल में रहते हैं और वो बेसिकली इन जंगल में रहने वाले एप्स के लीडर का बेटा है। यहाँ पर हम नोआ के कुछ दोस्तों को भी देखते हैं जो कि होते हैं सुना और अनाया। मूवी के शुरुआती सीन्स में हम ये देखते हैं कि नोआ, सुना और अनाया तीनों मिलकर एक ऊंची जगह पे चढ़ के बांस के अंडे इकट्ठा करते हैं और जब उन्हें अंडे मिल जाते हैं तब वो अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। वहाँ कर हमें पता लगता है कि यहाँ पर जितने भी जवान बंदर है उन सभी के पास उनके अलग अलग बाज है और ये सारे बाज उनके पालतू हुआ करते हैं। अब असल में जब इनके कबीले से कोई भी एप जवान हो जाता है तब उसे भी एक बाज का अंडा दिया जाता है और जब उस अंडे से बाज फूट कर बाहर आता है तब उस एप को उसकी हिफाजत करनी होती है, उसे पालना पोसना होता है, उसकी ट्रेनिंग करवानी होती है एंड देन जाकर वो उसे एज अ पेट यूज कर सकता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये सभी अपने बाज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का गाना गाते हैं और इस तरह का गाना गाने में यानी कि ऐसा साउंड निकालने में नोआ के फादर यानी कि इनके पूरे कबीले के लीडर सबसे एक्सपर्ट है। अब कहानी में आगे हम ये देखते हैं कि जब नोआ अपने अंडे को हासिल करके उसे अपने पास हिफाजत से रखता है तब एक दिन रात को अचानक से उसके पास एक ह्यूमन लड़की आती है और वो बेसिकली नोआ के कबीले में खाने की तलाश में आती है। लेकिन जब नोआ उसे देख लेता है तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है जिस वजह से उसकी नोआ से झड़प हो जाती है और उस दौरान नोआ का अंडा टूट जाता है। अब अपने अंडे के टूटने की वजह से नोआ ये डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जंगल जाएगा और जल्दी से पास के एक दूसरे अंडे को ढूंढेगा। इसके लिए नोआ अंडा ढूंढने निकल जाता है। वो अनाया और सुना से कहता है मुझे सुबह होने से पहले एक और अंडा ढूंढना होगा। फिर वो अपने घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसको कुछ वानरों की आवाज के साथ बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। नोआ उस जगह जाकर देखता है वहाँ पर कुछ वानर मास्क और कवच पहने मरे पड़े हैं। तभी उसका बड़ा भाई घायल हालत में उसके पास आकर कहता है ऐसे और भी आ रहे हैं और अपना दम तोड़ देता है। किसी ने उसकी पीठ पर खंजर घोंप दिया था। उनके जैसे और भी वानर आने से पहले नोआ वहीं पास की झाड़ी में छुप जाता है। उन मास्क पहने वानरों का कमांडर सिल्वा अपने वानरों को मरा देख भाग जाता है। तभी उनको नोआ के भाई की लाश पर से इंसानी खून लगा कंबल मिल जाता है। असल में वो इसी लड़की का पीछा कर रहे थे जिसका खून कंबल पर लगा था। वहीं उनको नोआ का घोड़ा भी दिखाई दे जाता है। तो कमांडर सिल्वा उसके कबीले का पता लगाने के लिए अपनी करंट पैदा करने वाली छड़ी से नोआ के घोड़े को करंट देकर उसका पीछा करते हुए ईगल कबीले में आ जाता है। वहाँ वो पूरे कबीले को आग लगाकर सबको बंदी बनाने लगता है। नोआ वहाँ वापस आकर अपने पिता को बचाने के लिए जलते हुए मचान पर ही चढ़ जाता है। तो कमांडर सिल्वा उसे चढ़ते हुए देख लेता है। नोआ मचान पर अपने पिता के साथ मिलकर सभी ईगल्स को खोलकर बचा लेता है। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो कमांडर सिल्वा से अपने पिता को बचा नहीं पाता। उल्टा कमांडर सिल्वा नोआ से लड़ता हुआ उसको मचान से बाहर फेंक देता है। तो नोआ बिजली के तार को पकड़कर लटक जाता है। तो कमांडर सिल्वा अपनी छड़ी से तार में करंट दौड़ाने से पहले कहता है महान सीजर के लिए। करंट के झटके से नोआ के हाथों से तार छूट जाता है और वो सीधा नीचे आकर गिरता है। अगली सुबह जब नोआ को होश आता है वो देखता है कि उसका कबीला तबाह हो चुका है। उसको वही करंट वाली छड़ी मिलती है जो खराब हो चुकी थी। वो अपने पिता की सन ईगल को एक जगह बैठा देख उस जगह जाकर देखता है। वहाँ उसके पिता की लाश पड़ी होती है। फिर वो उनको दफना कर उन्हीं की कसम खाता हुआ कहता है कि मैं अपने कबीले को ढूंढकर घर वापस लाऊंगा और फिर अपने पिता की सन ईगल का पीछा करते हुए अपने कबीले वालों को खोजने के लिए जिंदगी में पहली बार टनल को पार करके दूसरी तरफ निकल आता है। वो जगह बिल्डिंगों से भरी पड़ी थी। वहाँ कभी इंसान रहा करते थे। वहीं आगे चलकर उसको उसकी माँ का कंबल मिलता है। लेकिन तूफान आ जाने की वजह से नोआ जंगल में ही आग जलाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सन ईगल को अपने हाथ पर बुलाने के लिए गाना गाता है। लेकिन सन ईगल उसको पंजा मारकर उड़ जाती है। असल में वो सभी ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए ही गानों की धुनों पर ट्रेनिंग दिया करते थे। फिर नोआ उसका पीछा करते हुए घने जंगल में पहुँचता है। वहाँ उसको धुआं दिखाई देता है। वो जैसे ही धुएं की जगह पर पहुँचता है तो सतह कमजोर होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि उसके पास करंट वाली छड़ी थी तो वहाँ पर छुपकर रह रहे एक बेहद ही बुद्धिमान ओरांगुटान उसको मास्क वाला सैनिक समझ बैठता है। तो नोवा उसको अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उसका सच जानकर ओरांगुटान अपना नाम राका बताता हुआ कहता है उन्होंने ही मेरे कबीले को भी तबाह कर दिया। उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसी के साथ साथ राका बताता है कि वो सीजर का नाम ले रहे थे। तो नोवा बताता है कि क्या सीजर बुरा है, जहाँ पर राका कहता है कि सीजर वॉज द बेस्ट एट
जो कि सर्वश्रेष्ठ था और उसी के थ्रू ही हमें बोलने की ताकत मिली। इंसानों से जंग भी लड़ी इस पूरी जाति को बचाने के लिए। क्या तुम्हें सीजर के बारे में कुछ नहीं पता? अब यहाँ पर जो गरुड़ कबीला होता है ना, ये धीरे धीरे करके सीजर के द्वारा किए गए उपकारों को भूलता जा रहा था। अब यहाँ से इन दोनों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही गुस्से में होते हैं, क्योंकि इन्हें सिल्वा से बदला लेना होता है। सिल्वा भाई वो मोटा गोरिल्ला। अब रास्ते में ये लोग थक कर एक जगह बैठ जाते हैं कि तभी इन्हें पता चलता है कि वो लड़की जो कि इनके गरुड़ कबीले में चोरी करने के लिए आई थी, वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची है। पहले तो नोवा गुस्सा करता है, लेकिन राका उसे रोकता है और बताता है कि इंसान अब इतने ज्यादा ताकतवर नहीं रहे। एक वक्त था जब वो बात किया करते थे, मगर अब इनकी हालत सुअर से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। ना इन्हें ठीक से खाना आता है, ना ही बोलना आता है। अब राका उसे खाने के लिए थोड़े सेब भी दे देता है और उसे सर्दी लग रही होती है तो वो नोवा के मम्मी के कपड़े का टुकड़ा भी उसे दे डालता है ताकि उसे रात को ज्यादा सर्दी ना लगे। पर ये लड़की थोड़ी तेज लग रही है, क्योंकि ये तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे कबीले से ठेठ यहाँ तक आ पहुँचे। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में और चलते चलते नोवा पहुँच जाता है एक सैटेलाइट टेलीस्कोप के पास में, और उसमें देखने पर उसे दुनिया का ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। कि तभी लड़की वाली नोवा भी पहुंच जाती है और सेम टू सेम वैसा ही करती है जैसा कि अपने नोवा ने किया होता है। तो नोवा को लगता है कि ये एक समझदार इंसान है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पर इन्हें जेब्रास दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे इंसान भी हम देख पाते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, यानी उनमें कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता और ऐसे ही जानवरों की तरह जोकर पानी पी रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पर सिल्वर और उसकी टीम पहुँच जाती है और हर एक इंसान को पकड़कर मारने लगती है। अब ये लोग बेसिकली अपनी जान बचाकर भागती है और एक बड़े से खेत में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से घिर चुकी है तो आवाज देकर बुलाती है। नोवा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या इंसान बोल भी सकते हैं, और फिर वो उसकी जान बचाकर वहाँ से दूर निकल जाता है। अब इसके बाद वो तीनों अपना सफर जारी रखते हैं और चलते चलते वो तीनों एक नदी के पुल पर आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि दूसरे कबीले के वानर उन पर हमला कर देते हैं और इसी लड़ाई के अंदर राका पानी में गिरकर बह जाता है। लेकिन नोआ और मे जो होते हैं वो दोनों पकड़े जाते हैं, इसीलिए उन दोनों को पकड़कर सीधा समुद्री वानर के सरदार के पास लाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो वानर का दूसरा कबीला है ये पूरी तरह से पानी के बगल में रहता है और इन्होंने अपने इलाके में समुद्र के पानी को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बना रखी है। इसके साथ ही इन सभी वानरों का जो सरदार है उसका नाम है प्रॉक्सिमस सीजर, लेकिन ये बहुत क्रूर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा निर्दयी है, क्योंकि ये सभी इंसानों से बहुत नफरत करता है और उन्हें देखते ही मार देने का हुक्म देता है। साथ ही साथ ये बाकी के सारे वानरों को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है और ये ऐसा चाहता है कि जितने भी वानर हो वो सब के सब उसकी गुलामी करके रहें। और के साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इन सब का सरदार जो होता है पास में एक बहुत बड़ा शिप होता है जिसके अंदर काफी बड़ा बंकर होता है और उस बंकर में इंसानों के बहुत सारे हथियार होते हैं और पावरफुल टेक्नोलॉजी के एडवांस गैजेट्स होते हैं। लेकिन उस बंकर का दरवाजा बंद होता है और इसीलिए वो अपने सारे गुलामों की मदद से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन रोज कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजे को खोल नहीं पाता है। लेकिन उसका ये लक्ष्य होता है कि वो किसी तरह से इस बंकर के दरवाजे को खोल ले ताकि उस बंकर के अंदर जितने भी हथियार और पावरफुल गैजेट्स हैं वो उन सभी को हासिल करके सारे इंसानों को जान से मार दे और सारे वानरों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना ले। हालांकि प्रॉक्सिमस सीजर इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत इसीलिए करता है क्योंकि वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफी अच्छे से जानता है और इसीलिए उसे ये भी पता होता है कि बहुत साल पहले इंसान बंदरों को पिंजरे में रखा करता था और बंदरों को इंसानों की गुलामी करनी पड़ती थी। इसीलिए प्रॉक्सिमस सीजर ऐसा सोचता है कि अगर इंसानों के पास फिर से दिमाग आ गया और वो फिर से होशियार हो गए तो वो एक बार फिर से बंदरों को अपना गुलाम बना लेंगे और इसीलिए ऐसा कुछ ना हो इसके लिए वो चाहता है कि वो इंसानों के हथियार को हासिल करके सारे इंसानों को खत्म कर दे ताकि उसे रोकने और गुलाम बनाने वाला कोई ना बचे। अब इसके आगे बात करें नोआ की, तो नोआ जब यहाँ पर आता है तो वो अपने सारे साथियों से मिलता है, लेकिन इसके साथ ही वो प्रॉक्सिमस सीजर के बारे में भी सब कुछ जान जाता है और उसके इरादों पे जानकर वो ये समझ जाता है कि अगर प्रॉक्सिमस सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया तो वो न सिर्फ इंसानों को मार देगा बल्कि उसके साथ ही वो उसके सारे लोगों को भी हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखेगा। उसके ही जैसे बोलने वाले एक आदमी से मिलती है जिसका नाम ट्रेवथन होता है। उसने ही करंट देने वाली छड़ी बनाई थी और वो उस कबीले के सरदार प्रॉक्सिमस को इतिहास की किताबें पढ़कर सुनाया करता है। इन्हीं किताबों की वजह से उसको इंसानों के महान कार्यों का पता चला था। तभी प्रॉक्सिमस सबके सामने आकर सीजर की शिक्षाओं का हवाला देते हुए बंकर के दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे को जंजीरों से बांधकर वानरों से खिंचवाता है और फिर बारूद भी जलवाता है, पर दरवाजा जरा भी नहीं हिलता। तो प्रॉक्सिमस कल फिर से कोशिश करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मैं ट्रेवथन से कहती है अगर प्रॉक्सिमस ने बंकर का दरवाजा खोल लिया तो उसको इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी और हथियार
मिल जाएंगे। फिर वो बचे कुछ इंसानों को भी खत्म कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। तो ट्रेवथन गुस्से में उससे कहता है अब ये दुनिया वानरों की ही है और वो अपना साम्राज्य बना चुके हैं। फिर वो मे को नहा धोकर तैयार होने को कहता है। उसके बाद प्रॉक्सिमस नोआ और मे को साथ खाने पर बुलाता है। वहीं उसको अनाया मिलता है। प्रॉक्सिमस उनसे कहता है इवोल्यूशन होने में हजारों साल लग जाते हैं और अगर मुझको बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मैं उस इवोल्यूशन को अपने जिंदा रहते कर सकता हूँ। फिर मैं भी इंसानों के जैसे हवा, पानी और जमीन पर तेजी से चल और उड़ सकता हूँ। फिर वो नोआ को समझाता है इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान इस पृथ्वी पर कोई और नहीं था, क्योंकि नोआ को अभी तक यही पता था इंसान शुरू से ही बेवकूफ थे। फिर उसको मे का एक राज बताता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं इंसानों के साथ ही थी। ये सुनकर नोआ चौंक जाता है क्योंकि उसको लगा था मैं कभी इंसानी बस्ती में नहीं रही और ये बात मे ने उससे छुपाई। फिर प्रॉक्सिमस मे से कहता है मुझे पता है तुम यहाँ उसी बंकर में जाने के लिए आई हो और उससे उसका प्लान पूछता है, लेकिन मे उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद प्रॉक्सिमस नोआ से कहता है तुम बहुत बुद्धिमान वानर हो, अब मुझे ये बताओ क्या मे ने तुम्हें बंकर में जाने का रास्ता बताया? वह कहता है उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर प्रॉक्सिमस नोआ को समझाता है इंसान भरोसे के लायक नहीं होते, ये लोग हमको फिर से पिंजरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी से मैं इन सब को खत्म कर वानरों का अखंड साम्राज्य स्थापित करूंगा। उसके बाद नोआ बाहर बैठा हुआ सन ईगल से कहता है वो प्रॉक्सिमस की कैद से अपने कबीले को निकाल नहीं पाएगा। ये कहकर वो दुखी हो जाता है। तभी सीजर के चिन्ह को देखते हुए उसके अंदर सच्चाई के साथ फिर से कोशिश करने की भावना जाग उठती है। तभी सन ईगल नोआ के मन को समझता हुआ अपने आप ही उसके हाथ पर बैठ जाता है। उसको बैठा देख नोआ की माँ को नोआ पर गर्व होता है। फिर रात को नोआ मे के पास आकर उससे कहता है तुम शुरू से मुझसे झूठ बोलती आई हो, लेकिन मुझको सिर्फ इतना जानना है तुमको बंकर में से क्या चाहिए। तो मैं उसे बताती है वो वहाँ रखी एक किताब चाहती है जिससे इंसानों की बोलने की शक्ति वापस आ सके, क्योंकि पहले के समय में वानर बोलते नहीं थे, ठीक आज के इको की तरह। फिर वो आगे बताती है कि इंसानों के बनाए वायरस ने वानर को बुद्धिमान बनाया, मगर उसी वायरस ने इंसानों का वजूद मिटा दिया। फिर मैं कबूल करती है कि उसको बंकर में जाने का रास्ता पता है। उसके बाद नोआ सोना और अनाया को पहाड़ी चढ़ने के लिए राजी करता है, लेकिन अनाया डर से मना कर देता है। लेकिन फिर वो खुद ही उनके पास आ जाता है। मैं सबसे पहले पानी को रोकने वाले बेड़े के नीचे बारूद बिछा देती है, लेकिन तभी ट्रेवथन वहाँ आ जाता है और जब मैं के समझाने पर भी वो नहीं मानता और प्रॉक्सिमस को बताने जाने लगता है तो मैं उसका गला दबाकर उसे मार देती है। फिर नोआ उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। खुफिया छेद के जरिए उस बंकर के अंदर आ जाती है। बंकर के अंदर आकर मे को जो किताब चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है, लेकिन उसी दौरान नोआ और उसके साथियों को एक ऐसी किताब मिलती है जो कि बेसिकली बच्चों की एक जू वाली किताब होती है। लेकिन इस वाली किताब में वो लोग ये देखते हैं कि किताब में कई सारी ऐसी इमेजेस बनी हुई है जिनके अंदर बंदरों को पिंजरे में रखा गया है और इंसान उन्हें बाहर से देख रहे हैं। अब हालांकि नोआ और उसके साथियों को ये देखकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके मे के साथ आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वो चारों बंकर के गेट के जरिए बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो लोग बंकर का गेट खोलते हैं वैसे वो लोग देखते हैं कि बाहर प्रॉक्सिमस सीजर खड़ा होता है और वो भी अपने कई सारे आदमियों के साथ। उन चारों को वहाँ एक साथ देखकर प्रॉक्सिमस सीजर ये समझ आता है कि इस बंकर के अंदर जो भी हथियार है, यानी कि जो भी हथियार उसे चाहिए, उन सबको उन चारों ने कहीं न कहीं छुपा दिया होगा और साथ ही साथ वो चारों उसके खिलाफ कोई न कोई साजिश करे होंगे और इसीलिए उन सबसे बातें बुलवाने के लिए प्रॉक्सिमस सीजर नोआ के दोस्त सोना के ऊपर चाकू रख देता है एंड अपने आदमी से कहता है कि वो उसे मार दे। लेकिन जैसे उसका आदमी सोना को मारने वाला होता है उससे पहले ही मैं उसे शूट करके मार देती है। अब इस बंदूक को देखकर प्रॉक्सिमस सीजर काफी खुश होता है और वो बेसिकली मे के सामने शर्त रखता है कि वो उसे और उसके सारे साथियों को जाने देगा, लेकिन बदले में वो ये चाहता है कि ये सारे हथियार उसे दे दिए जाएं और इसके लिए वो वहाँ से जल्दी से भागती है और सीधा दीवार के पास आ जाती है, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर उसने बम रखा था। और वैसे तो नोआ ने बम बनाने में मे का साथ इसीलिए दिया था ताकि वो लोग उस बम से बंकर उड़ा सके, लेकिन हम ये देखते हैं कि मे वहाँ पर उस बम को ब्लास्ट कर देती है और अब क्योंकि वो बम दीवार के नीचे होता है इसीलिए उसकी वजह से वो पूरी दीवार गिर जाती है, जिस वजह से समुद्र का सारा पानी उनके पास आ जाता है और एक ही झटके में सारे बंदरों को बहा ले जाता है और तो वो सारा पानी बंकर के अंदर भी घुस जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोआ के कबीले के जितने भी बंदर होते हैं उन सभी को जंगल में रहने की वजह से ऊपर चढ़ने की काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है और इसीलिए वो लोग पानी से बचते हुए जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं, जिस वजह से उन सबकी जान बच जाती है। लेकिन प्रॉक्सिमस सीजर के जितने भी आदमी होते हैं वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद नोआ उसके सारे साथी सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें देखते हैं कि वहाँ पर प्रॉक्सिमस सीजर आ जाता है और वो वहाँ का नोआ को मारने लगता है
और सभी लोगों से कहता है कि वो सब उसके गुलाम है, इसीलिए वो सब उसकी गुलामी करते रहे। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोआ धीरे से अपने कबीले का वो वाला गाना गाने लगता है जिस गाने से वो सभी अपने बाजों को बुलाया करते थे। और इसीलिए यहाँ पर जैसे नोआ गाना गाता है वैसे प्रोक्सिमा सीजर के पास बहुत सारे बाज आ जाते हैं और वो सब उसे उठाकर सीधा पानी में फेंक देते हैं, जिसके बाद प्रोक्सिमा सीजर पानी में डूब जाता है। इसके बाद नोआ अपने कबीले के सारे लोगों को लेकर अपने जंगल में वापस आ जाता है। उस सीजर के निशान वाला लॉकेट मे को देकर कहता है ये बहुत खास है। उसको लेकर मे वहाँ से चली जाती है और सीधा एक सैटेलाइट स्टेशन बेस पर आकर वहाँ पहले से मौजूद इंसानों को उसके द्वारा लाई गई सैटेलाइट डिस्क एक्टिवेशन की देती है। वो लोग उस की को अपने सिस्टम में लगाकर सिग्नल को भेजने के लिए विशालकाय डिस्क को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो बाकी सभी जगह जिंदा बचे लोगों से संपर्क करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इंसानों के हक को वापस लाने के लिए पहले इंसानों को इकट्ठा करना होगा। इसी बीच नोआ सुनो को दूरबीन से आकाश की अनदेखी चीजें और रोशनियों को दिखाता है और साथ ही एक ही समय में नोआ और मे आकाश की तरफ देख रहे होते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।